स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास के अंदर साइन अप और लॉगिन का यूज़र इंटरफेस मींस डिज़ाइन को हमने क्रिएट कर लिया था। अब मैंने आपको कल की वीडियो के अंदर टास्क दिया था कि जब लॉगिन पर क्लिक हो तो लॉगिन फॉर्म ओपन होना चाहिए और जब साइन अप पे क्लिक हो तो साइन अप फॉर्म ओपन होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपने बना लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं बना पाए हैं तो जो देखिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो फंक्शनैलिटी है ये फंक्शनैलिटी आपकी जावास्क्रिप्ट से बनने वाली है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का भी एक आपको पेज अलग से बनाना होगा। ठीक है, क्योंकि जो ये हम एप्लीकेशन बनाने वाले हैं इस एप्लीकेशन के अंदर आपकी काफ़ी ज़्यादा कोडिंग हो जाएगी आगे चलते चलते। ठीक है, मतलब कि अगर हम एक इसी के अंदर अगर हम जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करने लग जाए एक ही पेज में तो आगे चलेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कोड इसके अंदर हो जाएगा, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी हम एप्लीकेशन नहीं बना रहे हैं, बड़ी एप्लीकेशन हम बना रहे हैं। तो इसलिए हम जावास्क्रिप्ट का जो पेज है वो अलग एक सेपरेट बनाने वाले हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे index.css के नाम से अलग पेज बनाया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये रहा हमारा HTTP ऐप फोल्डर, इसी के अंदर हमने एक CSS, एक इमेजेस और एक JS का फोल्डर बनाया था। तो मैं JS फोल्डर के अंदर एक न्यू फाइल को क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, और मैं इसे सेव कर लूँगा JS के फोल्डर के अंदर। तो देखो मैंने HTTP ऐप ओपन कर रखा है और यहाँ पे JS। ठीक है, सो आप इसे किस नाम से सेव करोगे, आप इसे index.js के नाम से ही इसी तरह से सेव करोगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये सेव हो गया। इसमें आप एक बार अलर्ट राइट करके टेस्ट कर लीजिए कि क्या ये आपका पेज है वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस पेज को वर्क करवाने के लिए आपको इस index.html से पहले इसे कनेक्ट करना होगा। कनेक्ट कैसे करेंगे जरा वो देखिए। जो भी जितने भी जावास्क्रिप्ट के पेज होंगे उसे आप कहाँ पे अटैच करोगे, बॉडी के अंदर लास्ट में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पहले एक कमेंट पास कर देता हूँ, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट पेज। सो यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे इस तरह से कमेंट पास कर दिया। HTML में कमेंट कुछ इस तरह से पास किया जाता है, पहले एंगल ब्रैकेट, फिर एक्सक्लेमेशन का साइन और फिर डबल माइनस इस तरह से दे देंगे, और जो आपको कमेंट लिखना है उसे लिखिए, फिर डबल हाइफन दीजिए इस तरह से और एंगल ब्रैकेट को ऐसे क्लोज कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने राइट किया है स्टार्ट एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट पेज, क्योंकि हम यहाँ पे कई सारे जावास्क्रिप्ट के पेज को लिंक करने वाले हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हर काम के लिए अलग जावास्क्रिप्ट पेज बनाएंगे ताकि कोडिंग एकदम ज़्यादा ना होने पाए, ताकि अगर ज़्यादा हो जाए कोडिंग तो आपको ढूंढने में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए हम जावास्क्रिप्ट की जो कोडिंग है वो अलग अलग पेज पे करने वाले हैं हर काम के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिंक कर देता हूँ अपने index.js पेज को। तो मैं यहाँ स्क्रिप्ट टैग को ओपन करके क्लोज कर लूँगा और इसके अंदर सोर्स एट्रीब्यूट लगाऊंगा, और इसके अंदर मैं राइट कर लूँगा मेरा जो JS पेज है वो JS नाम के फोल्डर के अंदर index.js के नाम से सेव है। ठीक है, अब जब मैं इसे सेव कर लेता हूँ और इसमें देखिए मैंने अलर्ट को पहले से राइट कर रखा है, देखते हैं ये वर्क करता है या नहीं। तो देखिए मैंने यहाँ रिलोड किया और यहाँ पे देखिए जो अलर्ट है वो एग्जीक्यूट कर गया, इसका मतलब जो index.js पेज है वो यहाँ पे वर्क कर रहा है। ठीक है, अब जरा देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको इन एलिमेंट्स को अपने जावास्क्रिप्ट पेज में सेलेक्ट कर लेना है। किस किस को, जो ये लॉगिन वाला बटन देख रहे हो इसको भी, और जो यहाँ पे एक साइन अप वाला बटन था उसको भी। ठीक है, तो पहले आप इन दोनों को वहाँ पे एक्सेस कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाइए ज़रा, इसमें देखो कि कहाँ पे लॉगिन और साइन अप वाले बटन है। तो ये देख रहे हैं स्पैन टैग के अंदर हमने रखा था साइन अप को भी और यहाँ पे इसको लॉगिन को भी। ठीक है, तो आप क्या करो, इसके अंदर एक आईडी पास कर लो जिससे कि आप इसे सेलेक्ट कर सको। तो मैं यहाँ पे आईडी पास कर देता हूँ इसका साइन अप अंडरस्कोर लिंक। ठीक है, तो ये देखिए जो साइन अप वाला है इसमें मैंने आईडी पास कर दिया साइन अप अंडरस्कोर लिंक। ठीक है, और यहाँ लॉगिन वाला है इसमें मैं पास कर देता हूँ आईडी को लॉगिन अंडरस्कोर लिंक। ठीक है, मीन्स जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा लॉगिन वाला पेज ओपन हो जाए। ठीक है, तो इसे हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे index.js के अंदर आइए। ओके, और इसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैं वेरिएबल बना लेता हूँ लॉगिन अंडरस्कोर btn के नाम से, लॉगिन बटन के नाम से। ठीक है, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय आईडी का यूज़ करूँगा उसको सेलेक्ट करने के लिए, और यहाँ पे मैं उसका नाम राइट कर देता हूँ लॉगिन अंडरस्कोर क्या था, लिंक। ठीक है, ये हमने जो लॉगिन वाला छोटा सा ये बटन था इसको हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, जो यहाँ पे है ना ये लॉगिन वाला, इसको हमने सेलेक्ट करके इस लॉगिन बटन के अंदर रख लिया है। ठीक है,
अब जो यहाँ पे एक और आप वेरिएबल बनाइए साइन अप अंडरस्कोर btn साइन अप बटन, और इसमें भी यूज़ करिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय आईडी, और यहाँ पे आप क्या करिए साइन अप लिंक को सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, अभी लॉगिन btn और साइन अप जो btn है, इन दोनों को हमने सेलेक्ट करके यहाँ पे रख लिया है। ठीक है, अब सिंपल सा काम आपको यहाँ पे अब क्या करना है, आपको ये यहाँ पे ये डिफाइन करना है कि जब लॉगिन बटन पे क्लिक हो तो क्या हो, और साइन अप बटन पे क्लिक हो तो क्या हो। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे लॉगिन, पहले लॉगिन पे काम करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ लॉगिन btn को सेलेक्ट कर लिया और इस पर मैं माउस इवेंट लगाता हूँ ऑन क्लिक। ठीक है, कि जब लॉगिन बटन पे क्लिक होगा तो क्या होना चाहिए, एक पहले यहाँ पे फंक्शन हम कॉल करेंगे कि एक फंक्शन चलना चाहिए जब लॉगिन बटन पे क्लिक हो तो। ठीक है, अब इस फंक्शन में क्या होगा, जरा उसको जरा ध्यान से समझिएगा। जब लॉगिन बटन पे क्लिक होगा तो साइन अप वाला जो पूरा डब्बा है, ये देखिए जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये साइन अप वाला एक बॉक्स है ना यहाँ पे ये वाला, तो ये साइन अप वाला बॉक्स हाइड हो जाए और लॉगिन वाला बॉक्स आ जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, जो आपने साइन अप वाला बॉक्स बनाया ना, या कोडिंग में आइए जरा, यहाँ पे देखिए, ये देख रहे हैं डिव, तो ये डिव है साइन अप वाला, तो इस डिव के अंदर सारा कोड साइन अप से रिलेटेड है। और यहाँ पे ये वाला जो डिव है आपका देखिए लॉगिन वाला, तो इसके अंदर पूरा लॉगिन की कोडिंग है। ठीक है, तो आप इस लॉगिन वाले बॉक्स को भी सिलेक्ट कर लो और इस साइन अप वाले बॉक्स को भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लो, तभी तो आप इस फंक्शन के अंदर डिफाइन कर पाओगे कि जो जब लॉगिन बटन पे क्लिक हो तो लॉगिन वाला बॉक्स आ जाए और साइन अप वाला बॉक्स चला जाए। ठीक है, तो मैं यहीं बाहर ही वेरिएबल बना लेता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ बनाता हूँ लॉगिन बॉक्स के नाम से, और अपने लॉगिन जो बॉक्स है उसको मैं इसमें सेलेक्ट कर लूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के माध्यम से। तो जो लॉगिन बॉक्स मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ उसमें आईडी क्या लगी हुई है, जो देखिए यहाँ पे इसमें सिर्फ आईडी लगी है क्या, लॉगिन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लॉगिन इस तरह से राइट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या सिलेक्ट हो गया, यहाँ पे आपका लॉगिन से रिलेटेड जो बॉक्स कंटेंट थे जिसमें आपने फॉर्म वगैरह बनाया वो सारी चीज़ इसके अंदर आ चुकी है। ठीक है, एक और आप वेरिएबल बना लीजिए साइन अप बॉक्स वाला, तो मैं यहाँ पे साइन अप बॉक्स इस तरह से करके वेरिएबल बना लेता हूँ, और इसमें भी मैं क्या करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के माध्यम से इसको सेलेक्ट कर लूँगा, और यहाँ पे साइन अप को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से, क्योंकि जरा देखिए साइन अप वाले बॉक्स के अंदर क्या आईडी डिफाइन है, साइन अप ही डिफाइन हो रखी है। ओके, तो चलिए आइए अब यहाँ index.js के अंदर अब यहाँ पे आप इसे डिफाइन कर दीजिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, जब लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक होगा तो जो आपका लॉगिन बॉक्स है वो डिस्प्ले ब्लॉक हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो index.css में देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, जो लॉगिन वाला बटन है, सॉरी बटन कह रहा हूँ, जो लॉगिन वाला बॉक्स है उसे हमने यहाँ पे डिस्प्ले नन करके रखा है, मीन्स लॉगिन वाले जो था हमारा उसको छुपा के रखा है। ठीक है, तो देखिए मैं अभी क्या चाहता हूँ कि जब पहली बार ये पेज लोड हो तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे साइन अप वाला फॉर्म नहीं आना चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट लॉगिन वाला पेज आना चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट पहले से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जैसे मैंने लॉगिन वाले को हाइड कर रखा है, तो मैं इस लॉगिन को हटा करके यहाँ पे साइन अप वाले बॉक्स को हाइड करके पहले से रखूँगा। ठीक है, तो जो अभी देखिए मैं अभी रिलोड करता हूँ तो आपको यहाँ पे लॉगिन वाला बॉक्स दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी लॉगिन वाला आपको बॉक्स नहीं दिखा, क्यों नहीं दिखा जो देख लेते हैं। साइन अप में मैंने डिस्प्ले नन लगा रखा है, और यहाँ पे एक बार फिर से रिलोड करके मैं चेक करता हूँ, यहाँ पे ये देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो अलर्ट आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ देखो इंडेक्स में तो हमने देखो index.js में कहीं हमने अलर्ट नहीं कर रखा, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि जो भी हमारा जो डेटा था वो कुकी या कैच में एक बार स्टोर हो गया होगा, तो आपको उसे क्लियर करना होगा। तो मेरे यहाँ पे क्रोम के अंदर एक एक्सटेंशन है जिसका नाम है क्लीन गुरु। ओके, तो आप क्या करो, इसको इंस्टॉल कर लेना अपने ब्राउज़र के अंदर, क्रोम एक्सटेंशन है, और अपने कैच को डिलीट कर लेना। ठीक है, या फिर अपनी हिस्ट्री और कैच दोनों को ही आप डिलीट कर लेना। तो देखिए मैंने यहाँ पे अपने कैच को क्लियर कर लिया है, अब मैं एक बार फिर से रिलोड करता हूँ। सो यहाँ देखिए जैसे ही मैंने अपनी कैच और हिस्ट्री क्लियर करी तो देखिए यहाँ पे जो लॉगिन वाला फॉर्म था वो आने लग गया। ये देखिए फिर से रिलोड करता हूँ तो देखिए। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पे अभी क्या किया है। सो मैंने यहाँ पे
अभी index.css के अंदर जो हमने पहले लॉगिन वाला डब्बे को छुपा के रखा था उसको हमने नहीं छुपाया, हमने किसको छुपा दिया, साइन अप वाले बॉक्स को छुपा दिया है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं डिस्प्ले नन क्या है आपका, साइन अप वाला बॉक्स। ठीक है, अब index.js में आ जाओ और यहाँ पे हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, लॉगिन बटन पे जब क्लिक होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब लॉगिन बटन है यहाँ पे अभी साइन अप वाला बटन आ रहा है। ठीक है, तो अभी इसको हम रोक देंगे। ठीक है, लॉगिन बटन पे अभी हम काम नहीं कर रहे, अभी हम काम करेंगे पहले साइन अप वाले पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे साइन अप वाले बटन भी हमने यहाँ पे सेलेक्ट करके ऑलरेडी रखा ही हुआ है। तो मैं यहाँ दूसरा एक बना लेता हूँ, साइन अप BTN पे जब ऑन क्लिक होगा तो क्या होना चाहिए, एक फंक्शन कॉल होना चाहिए। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया। ठीक है, जब लॉगिन पे क्लिक होगा तो ये फंक्शन कॉल होगा और जब साइनअप पे क्लिक होगा तो ये फंक्शन कॉल होगा, ये वाला। ठीक है, तो पहले साइनअप की कोडिंग करते हैं। जैसे ही साइनअप के बटन पे क्लिक हो तो साइनअप वाला पेज आपका ओपन हो जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपका जो लॉगिन वाला पेज है, जो लॉगिन वाला बॉक्स है जो ओपन हो रखा है पहले से, पहले आपको उसे डिस्प्ले नन करना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो लॉगिन बॉक्स देख रहे हैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरह से लॉगिन बॉक्स को, और इसमें स्टाइल कीवर्ड का यूज़ करके पास कर दूंगा डिस्प्ले नन। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहले जब साइन अप बटन पे क्लिक होगा तो जब साइन अप बटन पे क्लिक होगा तो जो आपका लॉगिन बॉक्स है वो डिस्प्ले नन हो जाएगा। ठीक है, और क्या होना चाहिए, जब आपका लॉगिन बॉक्स चला जाए, डिस्प्ले नन हो जाए, तब आपका जो साइन अप वाला बॉक्स है वो डिस्प्ले ब्लॉक हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे स्टाइल पास करता हूँ और यहाँ पे राइट कर देता हूँ डिस्प्ले ब्लॉक। देखिए कुछ इस तरह से। ठीक है, तो चलो इसको सेव करके एक बार टेस्ट करते हैं वर्क करता है या नहीं। तो देखिए मैंने इसे एक बार रीलोड कर लिया, साइन अप में क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिए क्या हुआ, लॉगिन बॉक्स वाला जो बॉक्स था वो चला गया और जो साइन अप वाला बॉक्स था वो यहाँ पे आ गया है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे लॉगिन आ गया। अब मेरे को क्या करना है, इस लॉगिन वाले बटन के लिए कोड करना है कि जब लॉगिन पे क्लिक हो तो साइन अप हाइड हो जाए और लॉगिन आ जाए। ठीक है, तो मैं इसको ही पूरा कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ये वाले को ही कोड को, और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है हमने, जब लॉगिन बटन पे क्लिक हो तो लॉगिन बॉक्स क्या होना चाहिए, डिस्प्ले नन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लॉगिन बटन पे क्लिक हो रहा है, तो लॉगिन बटन पे जब क्लिक होगा तो साइन अप बॉक्स क्या होगा, डिस्प्ले नन हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस साइन अप को यहाँ ऊपर रखो और यहाँ जो ब्लॉक है आप इसे नन कर दो। ठीक है, मतलब कि जब आप लॉगिन बटन पे क्लिक करोगे तो पहले से क्या खुला होगा, साइन अप खुला होगा, जब भी तो आप लॉगिन पे क्लिक कर पाओगे। देखो साइन अप खुला है और यहाँ लॉगिन आ रहा है, तो जब मैं इस लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, साइन अप वाला हाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, साइन अप बॉक्स में स्टाइल पास करके डिस्प्ले नन कर दिया, और फिर क्या आ जाना चाहिए, लॉगिन बॉक्स डिस्प्ले ब्लॉक हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सेव कर लेता हूँ मैं इसको और रन करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए मैंने इसे रिलोड किया तो पहले से देखिए साइन अप बॉक्स छुपा हुआ है और लॉगिन आ रहा है। ओके, साइन अप पे क्लिक करता हूँ, देखिए साइन अप आ गया, लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो देखिए लॉगिन आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बना है। ठीक है, बस अब आपको इसमें क्या करना है, एक एनिमेशन दे देना है जिससे कि एनिमेटेड के तरीके से आपको दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, तो एनिमेशन देने के लिए आपको तो याद ही होगा कैसे देते हैं, animate.css में आप चले जाइए। ठीक है, कुछ इस तरह से गूगल सर्च कर लीजिएगा तो यहाँ पे आपको पहली वेबसाइट मिल जाएगी animate.style करके, आप इसे ओपन कर लेना। सो यहाँ देखिए ये ओपन हो गई। ठीक है, इसके अंदर से आप कोई सा भी जो आपको पसंद आए एनिमेशन, आप उस एनिमेशन को लगा सकते हो। फिलहाल मैंने यहाँ पे फ्लिप वाई एनिमेशन लगा रखी थी, फ्लिप इन वाई। ठीक है, तो इस एनिमेशन को आपको लगाने के लिए सबसे पहले इसका CDN चाहिए होगा। तो CDN देखिए कहाँ पे है, ये देखिए ये रहा CDN। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस लिंक टैग को पूरा कॉपी कर लोगे और अपने index.html के अंदर इसे पेस्ट कर लोगे। कहाँ पेस्ट करोगे, यहाँ ऊपर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एंटर करके इसे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, और इसको थोड़ा सही से आप अरेंज कर लीजिएगा। सो देखिए मैंने यहाँ पे इसे सही तरीके से अरेंज कर लिया है। ठीक है, अब इसे सेव कर लीजिए। अब जरा देखिए कहाँ पे आप लगाना चाहते हो, यहाँ पे ये देख रहे हैं ये लॉगिन वाला बॉक्स है, इस पे लगाओगे एक, और एक यहाँ लगाओगे जहाँ ये साइन अप वाला बॉक्स है। ठीक है, कैसे लगाओगे जरा वो देखिए, आप यहाँ पे क्लास का यूज़ करोगे और यहाँ क्लास में आप राइट करोगे क्या,
एनिमेटेड, ठीक है। सो आप यहाँ राइट करिए एनिमेट डबल अंडरस्कोर एनिमेटेड, ठीक है। उसके बाद फिर से आप राइट करोगे एनिमेट और फिर जो एनिमेशन का नाम है उसे राइट कर दोगे। फिलहाल मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, फ्लिप इन वाई चाहिए हमें। ये देखिए कॉपी का ऑप्शन यहाँ आ रहा है, क्लिक कर लीजिए, कॉपी हो गया होगा, यहाँ पेस्ट कर लीजिए। तो देखिए आगे यहाँ पे एनिमेट एनिमेटेड एनिमेट फ्लिप इन वाई, ठीक है। तो इसको लगाने से जो है आपका लॉगिन है ये इसका पहले पोजीशन अनलॉक हो जाएगा, फिर इसके थ्रू जा कर के ये एनिमेट कर पाएगा, ठीक है। तो इसी क्लास को आप यहाँ से पूरा कॉपी कर लीजिए और इसे यहाँ साइन अप वाले के अंदर भी पेस्ट कर लीजिए, सेव कर लीजिए इसको। अब रीलोड करके चेक करिए कि आपका ये एनिमेशन वर्क कर रहा है या नहीं। तो देखिए मैं यहाँ इसे पहले रीलोड कर लेता हूँ। सो देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लॉगिन ओपन हो गया, साइन अप पे देखिए मैं क्लिक करता हूँ तो देखो एनिमेशन हो रहा है। लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो भी यहाँ पे एनिमेशन हो रहा है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप लॉगिन और ये साइन अप की एनिमेशन बनाओगे, ठीक है। तो चलिए अब हमें क्या करना है, साइन अप के ऊपर कोडिंग करनी है, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले तो हम यूज़र से साइन अप करवाएंगे तभी तो जाके वो लॉगिन कर पाएगा, ठीक है। तो साइन अप करवाने से पहले आपको थोड़ा साइन अप के बारे में जानना होगा कि साइन अप का जो डेटा है वो हम कहाँ स्टोर कर सकते हैं और कैसे स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सीखते हैं पहले इस चीज़ को। स्टूडेंट्स, जो यहाँ देखिए यहाँ क्या राइट है, क्लाइंट साइड, और यहाँ राइट है सर्वर साइड, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता होगा क्लाइंट साइड किसे कहते हैं, क्लाइंट साइड एक लैंग्वेज होती है जो कि जावास्क्रिप्ट को हम कहते हैं, ओके। क्लाइंट साइड लैंग्वेज, ठीक है। क्लाइंट साइड का मतलब ही होता है कि जो भी आप काम करोगे वो यूज़र के ब्राउज़र के अंदर ही होगा या यूज़र के मशीन के ऊपर ही काम किया जा सकता है, ठीक है। अब जो यहाँ समझने वाली बात ये है कि जो भी हम साइन अप से डेटा फिल करवाएंगे यूज़र से, वो डेटा आखिर जाएगा कहाँ, ठीक है। मतलब जो भी आपने ये फॉर्म बनाया है, इस फॉर्म के अंदर जो भी हम डेटा डालेंगे, फिल करेगा अगर जो भी यूज़र, और साइन अप पे जब क्लिक करेगा तो ये जो डेटा है कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा, ठीक है। तभी बाद में हम उसको देख करके लॉगिन करवा पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है सर्वर साइड के अंदर और क्या होता है क्लाइंट साइड के ऊपर, तो चलो वो देखते हैं। तो अगर मैं क्लाइंट साइड की बात करूं तो आप इस डेटा को कहाँ स्टोर कर पाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो देखिए आपको क्लाइंट साइड के अंदर 3 से 4 स्टोरेज मिल जाते हैं जहाँ पे आप किसी भी डेटा को, टेक्स्ट डेटा को स्टोर कर सकते हो। जैसे कि पहला इसमें आता है सेशन स्टोरेज, दूसरा आता है आपका यहाँ लोकल स्टोरेज, तीसरा आता है यहाँ कुकीज़, और चौथा आता है आपका कैच, ठीक है। तो इन चारों के अंदर से जो परमानेंट डेटा जिसे कहते हैं ना स्टोरेज, परमानेंट स्टोरेज, तो वो कौन सा होता है आपका, ये लोकल स्टोरेज आपका जो है ये परमानेंट स्टोरेज कहलाता है। कहाँ, क्लाइंट साइड के अंदर, ठीक है। अब जो जान लेते हैं सर्वर साइड, ठीक है। तो सर्वर साइड क्या होता है, सर्वर साइड के अंदर क्या होता है कि जो भी आप काम करते हो यूज़र के कंप्यूटर पे नहीं होता, वो वेबसाइट के सर्वर पे काम होता है, जहाँ पे वेबसाइट होस्ट होती है, जहाँ पे आपकी वेबसाइट पड़ी होती है, जहाँ पे अपने वेबसाइट की फाइल्स को रखा होता है, वहीं पे ये सारे होते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो उस सर्वर के अंदर जो आप डेटा स्टोर करते हो वो किस में करते हो, डेटाबेस के अंदर करते हो, और जो डेटाबेस है वो सर्वर साइड का परमानेंट स्टोरेज एक तरीके से कहलाता है, ठीक है। सर्वर साइड के अंदर कुकीज़ भी आती है और सेशन स्टोरेज भी आता है, ठीक है। लेकिन ये कुकी और ये सेशन स्टोरेज इस क्लाइंट साइड वाले कुकी और सेशन स्टोरेज से एकदम अलग होते हैं, ठीक है। थोड़े बहुत इसमें डिफरेंस होता है, ओके। क्लाइंट साइड के अंदर क्या होता है कि जो ये आप सेशन स्टोर करते हो उसको इजीली रीड किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम सर्वर साइड के थ्रू सेशन को स्टोर करें किसी भी ब्राउज़र के अंदर तो वो इजीली रीड नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ लॉगिन और साइनअप की, तो क्या होता है जरा वो समझिए कि जब भी हम क्लाइंट साइड के अंदर कोडिंग करते हैं तो क्या होता है, हम यूज़र की डिटेल को लोकल स्टोरेज में स्टोर करते हैं। अब लोकल स्टोरेज में क्यों स्टोर करते हैं, क्योंकि ये परमानेंट स्टोरेज होता है। लेकिन इसमें एक चीज़ का डर रहता है कि अगर हिस्ट्री डिलीट कर देता है तो लोकल स्टोरेज के अंदर से जो भी फाइल्स होंगी वो सारी फाइल्स भी डिलीट हो जाती हैं, या फिर जो भी डेटा होता है लोकल स्टोरेज में डिलीट हो जाता है, ठीक है। तो सिक्योरिटी के मामले में मैं अगर कहूँ तो आपका जो सर्वर साइड लैंग्वेज है, सर्वर साइड से जो भी हम साइन अप और लॉगिन बनाते हैं वो बेस्ट होता है और बहुत ही सिक्योर्ड माना जाता है, ठीक है। यहाँ तक कि जो आपकी क्लाइंट साइड है ये इतनी ज़्यादा सिक्योर नहीं है, लेकिन अभी क्या है कि अभी आपको
PHP के अंदर मीन्स कोडिंग करना नहीं आता है, ठीक है। तो सर्वर साइड जैसे कि PHP हो गई, JSP हो गई, ASP हो गई, तो ये सारी लैंग्वेजेस है। जब आप इन लैंग्वेजेस को सीखोगे तब आप सर्वर साइड लैंग्वेज को सीख जाओगे, तब आप सर्वर में कोडिंग कर पाओगे और इस तरह से डेटाबेस में स्टोर करना सीख पाओगे अपने डेटास को, ठीक है। अभी आपके मन में एक सवाल ये उठ रहा होगा कि जब क्लाइंट साइड लैंग्वेज जो है अगर ये सिक्योर नहीं है तो हम अभी इसके अंदर कोडिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ हमें जावास्क्रिप्ट आता है इसी वजह से कोडिंग कर रहे हैं, या फिर PHP नहीं आता इस वजह से कोडिंग कर रहे हैं। तो जब यहाँ पे आप सोचिए कि अगर आप सर्वर साइड से अभी कोडिंग करोगे तो आपको एक बात ये भी याद रखना पड़ेगा कि जो सर्वर होता है आपके कंप्यूटर में नहीं होता है उस वक्त, ठीक है। वो सर्वर तो कहीं और होता है, ठीक है, बहुत दूर भी हो सकता है। और उस सर्वर के अंदर से अगर आपको डेटा एक्सेस करना है या फिर डेटा उस पर सेंड करना है तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप क्लाइंट साइड में कोडिंग करते हो तो आपको इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप जो भी डेटा को स्टोर करोगे वो कहाँ करोगे, उसी यूज़र की मशीन में कर दोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको एक ऑफलाइन एप्लीकेशन को बिल्ड करना है तो आप कहाँ करोगे, क्लाइंट साइड लैंग्वेज में, ठीक है। तो जितनी भी आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन बिल्ड होती है वो कहाँ होती है, सर्वर साइड के अंदर, और जो भी आपकी ऑफलाइन एप्लीकेशन बिल्ड होती है वो सर्वर साइड के अंदर बिल्ड की जाती है, ठीक है। तो इसीलिए अभी हम क्या कर रहे हैं, एक ऑफलाइन एप्लीकेशन बना रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लाइंट साइड मीन्स जावास्क्रिप्ट से ही यहाँ पे हम कोडिंग करेंगे, ताकि आप सीख सको कि जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लाइंट साइड के थ्रू भी आप कैसे लॉगिन सिस्टम बना सकते हो और साइन अप सिस्टम बना सकते हो, ओके। स्टूडेंट्स, अभी हम क्या करेंगे कि जो भी हम साइन अप की कोडिंग करने वाले हैं, यहाँ पे जो भी डेटा आप फिल करोगे यहाँ पे और साइन अप पे जब क्लिक करोगे तो इन सभी डेटा को हम कहाँ स्टोर करेंगे, लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर करेंगे, ठीक है। और लोकल स्टोरेज के अंदर हम ऑब्जेक्ट के फॉर्म के अंदर डेटा को स्टोर करने वाले हैं। मीन्स ऑब्जेक्ट के फॉर्म के अंदर हम डेटा को सेंड करेंगे और फिर उस ऑब्जेक्ट को टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे जेसन के माध्यम से, फिर हम अपने लोकल स्टोरेज के अंदर इस डेटा को स्टोर करेंगे, ठीक है। और अगर हमने सर्वर साइड पढ़ा होता तो कहाँ डेटा को स्टोर करते, डेटाबेस में, ठीक है। लेकिन इसके लिए अभी काफ़ी टाइम है तो आपको इसके लिए वेट करना होगा। तो पहले आप क्या करो, इस क्लाइंट साइड वाली लैंग्वेजेस को आप सही से सीख लो, इसके थ्रू आप लॉगिन और साइनअप पेज बनाना सीख लो। अगर आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर लॉगिन और साइनअप बनाना सीख लिया और लॉगआउट बनाना सीख लिया तो ये सर्वर साइड में भी आप समझो कि आप सीख ही चुके हो, क्योंकि जो लॉजिक्स होते हैं वो एकदम सेम टू सेम ही होते हैं। तो चलिए फिर हम प्रैक्टिकल अचीव करते हैं इसका। तो मैं इसे फ़िलहाल कट कर देता हूँ। और यहाँ पे देखिए हमने कहाँ तक कोड कर लिया था, index.js के अंदर फ्लिप करने का इसको हमने कोड कर लिया था कि लॉगिन पे क्लिक करें तो लॉगिन आए, साइन अप पे क्लिक करें तो साइन अप आए, ठीक है। फिलहाल अभी हमें क्या करना है, साइन अप पे काम करना है। तो हमें डेटा स्टोर करने के लिए किससे हम करेंगे, क्लाइंट साइड लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट से। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा जरा उसे समझिए। इस JS फोल्डर के अंदर आपने index.js बनाया था, ठीक है। तो आप इस index.js को डिज़ाइन के लिए ही रहने दीजिए, डिज़ाइन मेंटेन करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, लॉगिन और साइनअप को मेंटेन करने के लिए हम एक नया JS पेज बनाने वाले हैं, मीन्स जावास्क्रिप्ट पेज। तो JS फोल्डर पर राइट क्लिक करिएगा, न्यू फाइल पर क्लिक करिएगा और यहाँ पे आप Ctrl+S दबा के सेव करिए। और यहाँ पे आप देखो मैं कहाँ सेव कर रहा हूँ, JS फोल्डर के अंदर यहाँ पे भी, ठीक है। और इसका आप नाम दोगे लॉगिन अंडरस्कोर signup.js, ठीक है। तो आपने यही नाम देना है ताकि आपको याद रहे कि लॉगिन और साइनअप से रिलेटेड जो कोड है वो इस जावास्क्रिप्ट पेज में है, ठीक है। इसे सेव कर लीजिए लॉगिन signup.js और इस पेज को पहले आप index.html के अंदर लिंक कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं स्क्रिप्ट टैग को ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे और यहाँ से क्लोज कर लूँगा और यहाँ पे सोर्स में दे दूँगा उस पेज का नाम, ठीक है। कहाँ पे है मेरा पेज, JS फोल्डर के अंदर किस नाम से है, लॉगिन अंडरस्कोर signup.js के नाम से, ठीक है। तो चलिए जरा हम इस पेज की एक बार टेस्टिंग कर लेते हैं कि सक्सेसफुली ये यहाँ पे लिंक हो चुका है या नहीं। तो यहाँ पे आप एक बार अलर्ट ज़रूर पास कर लीजिएगा जिससे कि हम टेस्टिंग कर पाएंगे, ओके। तो देखिए मैं एक बार रिलोड करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ देखिए जो अलर्ट है आपका यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जो ये लॉगिन signup.js पेज है ये हमारे index.html के साथ सक्सेसफुली लिंक हो चुका है, ओके। यहाँ देखिए आप जो index.html में आइए और यहाँ पे देखिए अभी हमें किस पे काम करना है, साइनअप पे।
ओके, तो यहाँ देखिए आप क्या करो, यहाँ फॉर्म के अंदर देखो आईडी डिफाइन है साइन अप फॉर्म, तो हम यहाँ पे इस तरह से डिफाइन करने वाले हैं लॉगिन साइन अप डॉट जीएस के अंदर कि जब आपका ये साइन अप वाला फॉर्म सबमिट हो, ठीक है, तब जा कर के ये सारा डेटा आपके लोकल स्टोरेज में सेव हो जाना चाहिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, पहले आपको इस फॉर्म को सेलेक्ट करके रखना पड़ेगा लॉगिन साइन अप डॉट जीएस के अंदर। तो आप वेरिएबल बना लीजिए यहाँ पे साइन अप फॉर्म के नाम से, कुछ इस तरह से साइन अप अंडरस्कोर FRM के नाम से, और यहाँ पे जो साइन अप वाला फॉर्म है उसे सेलेक्ट करके रख लीजिए। ठीक है, सो मैं यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय आईडी के माध्यम से, और यहाँ पे राइट कर लेता हूँ साइन अप फॉर्म। ओके, यही आईडी थी, एक बार देख लेते हैं। देखिए यही आईडी है ना यहाँ पे साइन अप फॉर्म। ठीक है, तो ये फॉर्म कहाँ पे आ गया होगा, यहाँ पे सिलेक्ट हो गया होगा इस वेरिएबल के अंदर। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर सीधा कोड करता हूँ, जो देखिएगा कैसे मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ। ओके, तो आपको पहले बताया गया है, जैसे कि मैं यहाँ चाहता हूँ जब साइन अप फॉर्म ऑन सबमिट हो, ऑन सबमिट कब होगा, जब मैं उसके सबमिट बटन पे क्लिक करूँगा। ठीक है, तो ये ऑन सबमिट आपका माउस इवेंट है, जब सबमिट होगा तभी आपका जो भी आप काम करना चाहते हो उसे यहाँ पे एक फंक्शन के अंदर डिफाइन कर दीजिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया कि जब आपका साइन अप फॉर्म ऑन सबमिट होगा तब क्या होगा, एक फंक्शन वर्क करना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने फंक्शन इस तरह से कॉल कर लिया है, और अब हमें इसे कोड करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, जैसे ही सबमिट होगा वैसे ही इन सभी के अंदर का जो डेटा है इनपुट के अंदर की जो भी वैल्यू है इसको आप निकाल के पहले एक वेरिएबल में रख लो। ठीक है, तो आ जाइए जरा यहाँ पे और देखिए सब में क्या क्या आईडी लगी हुई है। तो देखो यहाँ पे नेम में लगा है यूज़र नेम, ईमेल में ईमेल लगा हुआ है, फ़ोन में फ़ोन है, और पासवर्ड में पासवर्ड आईडी लगी है। ठीक है, तो इनकी वैल्यू निकालेंगे हम, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेंगे, सभी वेरिएबल के अंदर उनकी जो वैल्यू है उसको स्टोर करके रख लेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक यूज़र के नाम से वेरिएबल बना लिया, यहाँ पे राइट करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय आईडी, और यहाँ पे यूज़र नेम वेरिएबल को सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ डॉट वैल्यू पास कर दूंगा। डॉट वैल्यू पास करने से क्या होगा, जो भी यूज़र नेम वाले इनपुट में टाइप होगा वो सब का सब इस यूज़र वाले वेरिएबल में आ जाएगा। ठीक है, अब एक और वेरिएबल बनाइए ईमेल के नाम से, और इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स पर आईडी, और क्या है वैल्यू ईमेल। ठीक है, आईडी की जो वैल्यू ईमेल, और यहाँ वैल्यू राइट कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पे जो भी यूज़र राइट करेगा ईमेल वो इसमें आ जाएगा, और क्या रह गया यहाँ पे फ़ोन, फ़ोन नाम से एक वेरिएबल बना लो और इसे भी आप सिलेक्ट कर लो। देखिए मैंने इसे भी सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे फ़ोन डॉट वैल्यू। ओके, अब क्या रह गया, पासवर्ड रह गया, तो पासवर्ड के लिए पास नाम का एक वेरिएबल बना लो और इसे भी आप सेलेक्ट कर लो। तो मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से मैंने इस पासवर्ड को भी सेलेक्ट कर लिया। ओके, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जितने भी साइन अप के अंदर फील्ड थे इनपुट फील्ड, उन सब की वैल्यू को निकाला और इन अलग अलग चारों वेरिएबल के अंदर रख दिया। ठीक है, अब जरा देखिए, क्या मैं इन चारों डेटा को अलग अलग लोकल स्टोरेज में अगर स्टोर करूंगा तो क्या होगा, ये पता नहीं चल पाएगा मशीन को कि ये चारों डेटा किसी एक यूज़र से रिलेटेड है। ठीक है, तो मैं अभी क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को प्रिपेयर करने वाला हूँ। ठीक है, अब आप कैसे ऑब्जेक्ट प्रिपेयर करेंगे जरा वो यहाँ पे देखिए। यहाँ पे पहले आप एक वेरिएबल बना लो यूज़र ऑब्जेक्ट डेटा के नाम से, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूज़र के डेटा का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इस ऑब्जेक्ट में सबसे पहले आप क्या राइट करोगे, प्रॉपर्टी का नाम राइट करोगे। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ यूज़र नेम नाम से प्रॉपर्टी। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या डिफाइन करना है, यूज़र का डेटा कुछ इस तरह से डिफाइन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया, इस ऑब्जेक्ट के अंदर इस प्रॉपर्टी को राइट किया, और इस प्रॉपर्टी के अंदर इस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होनी चाहिए उसको राइट कर दिया है। ठीक है, तो यूज़र नेम आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, और डुअल कोट्स में आपको यहाँ कुछ राइट नहीं करना है, सिंपल से आप जो यहाँ पे नेम दे रहे हो उसका नेम यहाँ पे दे देना। ठीक है, जैसे मैं यूज़र नेम राइट कर दिया यहाँ पे, क्योंकि ये यूज़र नेम है यूज़र वेरिएबल के अंदर, ये था ना यूज़र वेरिएबल।
ठीक है। तो इसी के अंदर आपका क्या है, यूज़र का नेम है, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे इसका जो नेम है प्रॉपर्टी का यूज़र नेम रखा है। फिर कॉमा डाल के आप इस ईमेल को सेट कर लो। तो मैंने यहाँ ईमेल इस तरह से राइट किया, यहाँ पे कॉलन का चित्र दूंगा और ईमेल को इस तरह से स्टोर कर लूँगा। ओके, फिर फ़ोन नंबर है तो मैंने यहाँ फ़ोन राइट किया और यहाँ पे फ़ोन को इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे ले लिया। ओके, फिर पासवर्ड है तो मैं यहाँ पासवर्ड राइट करता हूँ और यहाँ पे मैं पासवर्ड वाले वेरिएबल को राइट कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर सभी डेटा को हमने यहाँ पे देखो असेंबल कर लिया है। यूज़र नेम में यूज़र नेम, ईमेल प्रॉपर्टी के अंदर आपका ईमेल वेरिएबल, फ़ोन प्रॉपर्टी में आपका फ़ोन वेरिएबल, पासवर्ड वाली प्रॉपर्टी के अंदर पासवर्ड वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने प्रॉपर्टी का नाम लिखा है ना, ये आप खुद से कुछ भी डिफाइन कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पासवर्ड ही डिफाइन किया तो आप भी पासवर्ड ही डिफाइन करेंगे, ठीक है। और ये जो यहाँ देखिए जो ये वेरिएबल है इसका नाम क्या है, सिर्फ पास है। तो और मैंने यहाँ पासवर्ड डिफाइन कर दिया, आप वर्ड यहाँ से हटा लीजिएगा, ठीक है। तो समझ में आया आपको किस तरह से ऑब्जेक्ट बनाना है। अब ये ऑब्जेक्ट जो है ये बन के तैयार। ओके, अब हमें इसे क्या करना है, टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसे टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे जरा वो देखिए। आपको यहाँ पे यूज़ करना होगा जेसन स्ट्रिंगिफाई मेथड का, आपको जैसा कि याद होगा। तो यहाँ पे आप पहले एक वेरिएबल बना लो, यूज़र अंडरस्कोर टेक्स्ट अंडरस्कोर डेटा, यूज़र का टेक्स्ट के अंदर डेटा यहाँ पे जाएगा, ठीक है। कैसे करेंगे, जेसन आप राइट करोगे इस तरह से कैपिटल लेटर से, ठीक है। जेसन एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में से आप किसको एक्सेस करोगे, जेसन की एक स्ट्रिंगी नाम की जो मेथड है आप उसको यहाँ पे कॉल करोगे। तो मैंने यहाँ स्ट्रिंगिफाई यूज़ किया। ओके, ये रहा हमारा स्ट्रिंगिफाई मेथड। आप इसके अंदर किसको राइट कर दोगे, यूज़र ऑब्जेक्ट डेटा को, ठीक है। मीन्स आप इस वाले वेरिएबल को यहाँ पे राइट कर दोगे, ठीक है। तो ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को जेसन स्ट्रिंगिफाई क्या करेगा, टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा, ताकि जो भी हम डेटा भेजेंगे लोकल स्टोरेज के अंदर वो आपका जो डेटा है वो टेक्स्ट के अंदर ही स्टोर होने पाए, ठीक है। तो यहाँ पे इतना काम आपने कर लिया। अब यहाँ पे आपको पहले एक कंडीशन चेक करनी होगी कि जो भी इनपुट फील्ड है, जैसे कि यहाँ पे जो भी इनपुट फील्ड है ये साइन अप के अंदर, ये कोई एम्प्टी तो नहीं। अगर ये सारे के सारे फील्ड अगर एम्प्टी होंगे तो क्या होना चाहिए, साइन अप नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर ये एम्प्टी नहीं है तो ये साइन अप आपका हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे कंडीशन लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कंडीशन लगाने से पहले आप क्या करो, यहाँ index.html में आ जाओ और जहाँ जहाँ आपने इनपुट का यूज़ किया है ना, यहाँ पे आप रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का यूज़ कर लो, ठीक है। रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का अगर आप यूज़ कर लेते हो तो इसके अंदर जो कंडीशन है वो पहले से ही पास हो जाएगी कि ये आपका सबमिट करते वक्त ये वाले इनपुट रिक्वायर्ड हैं तो ये फिल होने ही चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे सभी इनपुट के अंदर जो चारों इनपुट है इसके अंदर रिक्वायर्ड को इस तरह से ऐड जरूर कर लोगे, ठीक है। इतना करने के बाद भी आप यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ कंडीशन लगा देता हूँ। कैसे लगाऊंगा कंडीशन, चलो वो देखिए। अगर यूज़र नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी होगा, मतलब अगर ये वाला यूज़र वेरिएबल के अंदर किसी ने टेक्स्ट राइट नहीं किया होगा, ठीक है, तब ये वर्क करना चाहिए। जरा देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। अगर यूज़र, देखो साफ साफ यहाँ लिखा है यूज़र नॉट इक्वल टू एम्प्टी, अगर ये वेरिएबल एम्प्टी के बराबर नहीं होगा तब आपका इफ़ एग्जीक्यूट करना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आपको कंडीशन लगानी है। अगर ये यूज़र वाला जो फील्ड है अगर ये एम्प्टी नहीं होगा, ठीक है, तभी ये आपका इफ़ एग्जीक्यूट होगा। अगर ये एम्प्टी होगा तो ये आपका इफ़ एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप कई सारे जितने भी आपके वेरिएबल है इस पर कंडीशन पास कर दो एंड ऑपरेटर दे करके, ठीक है। तो यहाँ पे जो लॉजिकल एंड मैंने ऑपरेटर दिया है ना, ये एंड ऑपरेटर, ये क्या पास करता है, ये क्या बताता है कि जो भी आप यहाँ कंडीशन राइट कर रहे हो ये सारी की सारी कंडीशन कंपलसरी है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ यूज़र के लिए किया वैसे ही आप ईमेल के लिए कर लीजिए, ईमेल नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी, ठीक है। फिर आप इस तरह से एंड पास करिए और यहाँ पे राइट करिए फ़ोन नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी, फिर आप दे दीजिए पासवर्ड नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए इस कंडीशन को मैंने किस तरह से राइट किया, एक बार फिर से समझ लीजिए। अगर यूज़र वेरिएबल के अंदर एम्प्टी वैल्यू नहीं होगी तब आपका इफ एग्जीक्यूट करेगा। अगर ईमेल वेरिएबल के अंदर एम्प्टी वैल्यू
नहीं होगी तभी आपका इफ एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो इसी तरह से मैंने इस फ़ोन में भी कंडीशन लगा दी है और पासवर्ड में। जब आपकी चारों फील्ड एम्प्टी नहीं होंगी, मीन्स अगर ये चारों फील्ड आपके खाली नहीं होंगी, मीन्स अगर भरी होंगी, तभी जाके ये इफ़ की जो ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट करेगी। ठीक है, तो अब मैं इसके अंदर क्या लिखने वाला हूँ जरा वो समझिए। जब आपकी सारी फील्ड खाली नहीं होंगी तब ही जा कर के हम लोकल स्टोरेज के अंदर डेटा को स्टोर करेंगे। ठीक है, कैसे करते हैं लोकल स्टोरेज के अंदर डेटा स्टोर? आप पहले राइट करोगे लोकल स्टोरेज कुछ इस तरह से। स्टोरेज का जो एस है आप इसे कैपिटल में रखोगे, लोकल स्टोरेज प्रॉपर्टी है ये। इसके अंदर से आप किसी एक्सेस करोगे सेट आइटम को, आइटम का जो आई है इसे आप कैपिटल में रखोगे। ठीक है, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। अब इसके अंदर क्या पास करते हैं? सेट आइटम के अंदर एक की वैल्यू पास करते हैं और जो डेटा होता है उसे पास करते हैं। मतलब यहाँ पे पहले क्या पास करेंगे? की, और फिर इसके बाद डेटा को इस तरह से पास करते हैं डुअल कोट्स के अंदर। ठीक है, तो अब जरा सोचिए कि यहाँ पे आप पे क्या की डालोगे। जैसे मैं अमित हूँ, ठीक है, तो अगर मेरे को मेरा डेटा स्टोर करना है तो मैं यहाँ पे अगर मैनुअली अमित इस तरह से अगर राइट कर देता हूँ तो बार बार अगर कोई साइनअप करेगा इसमें, अब बार बार क्या साइनअप करेगा, मतलब इस सॉफ्टवेयर को तो यूज़ कई सारे लोग करेंगे, एक लोगों के लिए तो ये सॉफ्टवेयर बन नहीं रहा है। तो मैनुअली मैं यहाँ पे अमित तो राइट कर नहीं सकता हूँ। ठीक है, तो मैं ऐसा क्या यहाँ पे राइट करूँ जो कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे सबके लिए अलग अलग हो और वो सबका अलग हो। मीन्स सबका जो डेटा एक ऐसा यूनिक चीज़ आपको फाइंड करनी पड़ेगी, ऐसा की में आपको ऐसी चीज़ राइट करनी पड़ेगी जो सबकी सेम नहीं होती है सब लोगों की। ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, अगर मैं यहाँ पे यूज़र लिखता हूँ तो सब लोगों का नाम जो है वो एक जैसा हो सकता है, सबका तो नहीं, मतलब एक दो बंदों का या फिर तीन चार बंदों का मैच कर सकता है। और अगर ये मैच कर जाएगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी, वहाँ पे वो डेटा अपडेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि कुकी में होता था ना, अगर सेम नाम की कुकी है और आपने वापस से यहाँ पे कुछ और लिख के इसे एग्जीक्यूट करवा दिया तो उसी कुकी के अंदर ही आपका नया डेटा अपडेट हो जाता था। वैसे ही लोकल स्टोरेज में भी होगा। तो यहाँ पे देखिए आप इसका यूज़ कर सकते हो की के लिए, ईमेल का। ठीक है, तो सब लोगों का नाम थोड़ा मैच कर सकता है, फ़ोन नंबर भी वैसे मैच नहीं करता है, बाकी पासवर्ड मैच कर सकता है, फ़ोन नंबर भी शायद किसी केस में मैच कर जाए, लेकिन जो ईमेल आईडी है वो कभी भी किसी भी केस में मैच नहीं होगी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस ईमेल को की तौर पे यहाँ पे यूज़ करूँगा कि जो भी यूज़र यहाँ पे साइन अप करेगा उसकी जो की क्रिएट होगी लोकल स्टोरेज के अंदर उसके ईमेल आईडी के नाम पे ही हो जाएगी। ठीक है, जिससे कि क्या होगा, सब यूज़र के लिए अलग अलग की क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, और उनका जो डेटा होगा वो भी अलग अलग सेपरेटली क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे क्या डेटा लिखूँगा, ये जो देख रहे हैं ना आपने जो टेक्स्ट के अंदर डेटा को स्टोर करके रखा है यहाँ पे, आप इसको यहाँ पे डिफाइन कर दोगे। ठीक है, कुछ इस तरह से यूज़र टेक्स्ट डेटा। बस अभी इतना ही करना है आपने, इसे सेव कर लीजिए और एक बार चलिए अब हम इसकी टेस्टिंग करते हैं, क्या हमारा साइनअप वाला फॉर्म है ये वर्क करता है या नहीं। ठीक है, आप एक बार इस क्लीन गुरु से कैच को जरूर एक बार क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पे कैच एक बार क्लियर कर लेता हूँ और फिर से एक बार इसे रिलोड करता हूँ। सो यहाँ देखिए लॉगिन फॉर्म ओपन हो गया, साइनअप पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे जैसे मैं नेम को राइट करता हूँ, सो मैंने यहाँ राइट किया अमित कुमार। ईमेल राइट करता हूँ अमित कुमार @gmail.com। ओके, फ़ोन नंबर राइट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ फ़ोन नंबर राइट कर लिया, पासवर्ड भी राइट कर लेता हूँ 123456। ठीक है, साइन अप पे देखते हैं, क्लिक करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो डेटा है वो स्टोर होता है या नहीं। तो देखिए मैंने साइन अप पे क्लिक किया और यहाँ पे देखिए हमारा ये जो फॉर्म था फ्लिप हो गया और रीलोड हो गया हमारा पेज, जिसकी वजह से लॉगिन पेज ओपन हो गया। लेकिन इसकी कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हम बाद में ठीक कर लेंगे, पहले अभी हमें ये देखना है कि जो हमारा जो डेटा है वो आपका स्टोर हुआ या नहीं। तो आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक कर लेना। ओके, और यहाँ पे जो देखिए इस पर क्लिक करना और यहाँ एप्लीकेशन देख रहे हैं इस पर क्लिक कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा लोकल स्टोरेज। यहाँ पे देखिए ये रहा लोकल स्टोरेज और इस पर क्लिक करोगे तो ये लोकल होस्ट आपको शो होगा, इस पर क्लिक कर लेना। और यहाँ पे देखिए हमारा जो की बना है किस नाम से बना, देखो अमित कुमार @gmail.com से। तो जो हमने ईमेल डाला उस नाम से हमारा की यहाँ पे बन गया
और यहाँ पे वैल्यू में क्या स्टोर हुआ है जरा वो देखिए, नीचे यहाँ पे देखो आ गया ना, ईमेल में आपका ईमेल, पासवर्ड में ये पासवर्ड, फ़ोन में ये फ़ोन नंबर, और यूज़र नेम में ये देखिए यूज़र नेम यहाँ पे आपका स्टोर हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तो आपने सीख लिया कि साइनअप की कोडिंग आपको किस तरह से करनी है, लेकिन साइनअप पे क्लिक करते ही जो ये फ्लिप हो रहा है इसे भी हमें रोकना है। ठीक है, तो इसके ऊपर अब हम अगले वीडियो में काम करेंगे कि किस तरह से इसे रोकना होता है। बाकी आप खुद भी इसे रोक सकते हो, या आपको पता है पहले मैंने ये करवा रखा है, जरा एक बार सोचने की कोशिश करिए कि कैसे ये स्टॉप होगा। ओके, अगर आप कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो का आपको वेट करना होगा। ओके, सो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। So, thanks for watching our video. Have a nice day.